हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा 2025 के लिए प्रीवियस ईयर पेपर सीरीज का पार्ट 4 देखेंगे, जिसमें विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल होंगे। ध्यान रखिएगा, इस सीरीज में हम 2018 से लेकर 2024 तक रेलवे में पूछे गए विज्ञान के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न को कवर करेंगे, क्योंकि आप देखेंगे कि एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा विज्ञान से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनका वेटेज ज़्यादा रहता है। इसीलिए हम विज्ञान को पूरा कवर करने वाले हैं जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके बाद हम लोग फिर मॉडल प्रैक्टिस सेट भी करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे जो सवाल पूछा गया है ये ध्यान रखना है। ALP CBT 1 एग्ज़ाम 20/8/2018 सेकेंड शिफ्ट का ये सवाल था। पूछा गया था, प्रजातियों की व्यक्तिगत संख्या को बनाए रखने और उनके विलोपन को रोकने के लिए क्या आवश्यक है। तो ध्यान रखना है, प्रजातियों की व्यक्तिगत संख्या को बनाए रखना या फिर उनको विलुप्त होने से रोकने के लिए क्या होना जरूरी है, प्रजनन होना जरूरी है। ठीक है, अगला पूछा गया था, ध्वनि की दृढ़ता जो दोहराए प्रतिबिंब का परिमाण होती है उसे क्या कहा जाता है। ध्वनि की दृढ़ता को दोहराए प्रतिबिंब का परिमाण होती है, इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है प्रतिबिंब, रिजोनेंस कहते हैं, गूंज कहते हैं। आप देखते होंगे जब कहीं ऐसे पर जाते हैं जहाँ से आप आवाज़ लगाते हैं तो रिटर्निंग एक आवाज़ आता है ना, जिससे आप क्या कहते हैं, गूंज कहते हैं, रिजोनेंस कहते हैं या फिर प्रतिध्वनि कहते हैं। अगला पूछा गया था, प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसके द्वारा प्रदान किया गया था। पूछा गया था, प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसके द्वारा प्रदान किया गया था। तो ये प्लैंक के द्वारा प्रदान किया गया था या फिर दिया गया था, जो कहें आप। अगला पूछा गया था, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है। तो ये हीरा है। आधुनिक आवर्त सारणी में एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा किसे अलग करती है। तो धातुओं को अधातुओं से अलग करती हैं, जो पिछला सेट में हमने बताया था। जिगजैग लाइन जिसे कहते हैं, कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पीरियोडिक टेबल में आप देखेंगे कुछ इस तरीके का होता है। यहाँ पे तत्वों का वर्गीकरण इस तरह से किया गया है। तो इधर देखेंगे धातु है, इधर क्या है, अधातु है। तो ये धातु और अधातु को अलग करने वाले को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं टेढ़ी मेढ़ी रेखा या फिर जिगजैग लाइन कहते हैं। ठीक है, अगला पूछा गया था, मनुष्य में एक संयोजी ऊतक के उदाहरण है। ये हड्डी है। ठीक है, मनुष्यों में एक संयोजी ऊतक के उदाहरण है हड्डी। इस पर देखेंगे रक्त भी होगा, कनेक्टिव टिश्यू ये भी है, संयोजी ऊतक ये भी होगा। रक्त अगर दिया ऑप्शन में रहता तो ठीक है, ऑप्शन में क्या दिया गया होगा तो देखना पड़ेगा, लेकिन अगर रक्त होता तो भी होता, हड्डी भी है। ठीक है, आगे पूछा गया था, कार्बन के उपयोग द्वारा अपचयन करके किस धातु का प्राप्त नहीं किया जा सकता। कार्बन के उपयोग द्वारा अपचयन करके किस धातु का प्रयोग पर्याप्त नहीं किया जा सकता। तो ऑप्शन के अनुसार सोडियम इसका सही आंसर होगा। ठीक है, जब सोडियम क्लोराइड के पानी में बने घोल के मध्य से बिजली पारित होती है तो कौन सा उत्पाद बनता है। जब सोडियम क्लोराइड के पानी में बने घोल के माध्यम से बिजली पारित होती है तो कौन सा उत्पाद बनता है। तो ये बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, ध्यान रखना है। यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं, पूछा गया था सोडियम क्लोराइड, इसका सूत्र क्या होता है, NaCl होता है। ऐसे हम पानी के साथ क्या कर रहे हैं, अभिक्रिया करवा रहे हैं अब विद्युत अपघटन की उपस्थिति में। ठीक है, तो NaCl + H2O, तो यहाँ से क्या क्या बनता है, एक तो बनता है आपका प्रोडक्ट के रूप में NaOH बनता है। ठीक है, प्लस में हाइड्रोजन भी बनता है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस, और साथ ही साथ देखेंगे Cl2 भी बनता है, क्लोरीन गैस। तो ये पूछा गया था आपसे, यहाँ पे क्या बन रहा है, प्रोडक्ट के रूप में उत्पाद क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। साथ ही साथ देखेंगे कि हाइड्रोजन गैस भी बनता है और Cl2 के रूप में भी क्लोरीन गैस भी देखने को मिलता है। तो प्रोडक्ट के रूप में देखा जाए तो यहाँ पे हाइड्रोजन और Cl2 भी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार अभिक्रिया भी कहते हैं। सवाल पूछा जा सकता है, इसे कौन सा अभिक्रिया कहते हैं। तो इसे क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं, ध्यान रखना है। अगला है, अणु का गठन करने वाले परमाणुओं की संख्या को क्या कहते हैं। इसे कहते हैं परमाणुकता। क्लास 9th का ये चैप्टर से पूछा गया है, अणु का गठन करने वाले परमाणुओं की संख्या को क्या कहा जाता है, परमाणुकता कहते हैं, ध्यान रखना है। अगला पूछा गया था, बर्फ पानी पर तैरती है क्योंकि इसका घनत्व पानी से कम होता है। बर्फ पानी पर तैरती है क्योंकि इसका घनत्व क्या होता है, डेंसिटी से कम होता है। अगर डेंसिटी ज़्यादा होता तो डूब जाता। ठीक है, तो ध्यान रखना है, बर्फ पानी पर क्यों तैरती है, क्योंकि इसका घनत्व पानी से कम होता है। कोई वस्तु तभी तैरेंगी जब पानी का घनत्व से क्या होगा, कम होगा। चलिए आगे देखते हैं, ALP CBT 1 एग्जाम हुआ था ये 20 अगस्त 2018 को, तीसरा शिफ्ट में सवाल पूछा गया था। क्या पूछा गया था,
एम कक्षा सेल में समाहित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है। अगर कंटिन्यू मेरा वीडियो देख रहे होंगे तो पता चल गया होगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर 18। याद कीजिए, पहला सेल में होता है के, दूसरा सेल में एल, तीसरा में एम और चौथा में एन। के एल एम एन सेल में चलते हैं हम लोग। इसमें 2 रहता है, इसमें 8, इसमें 18 और इसमें 32। ठीक है, तो ये एम सेल पूछा गया था, 18 इसका सही आंसर होगा। अगला पूछा गया था मानव प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा माँ के रक्त के भ्रूण को पोषण प्राप्त करने में मदद करता है। ये गर्भनाल है। क्या हो जाएगा, गर्भनाल। अगला है जंतुओं का कौन सा समूह विशेष रूप से मुक्त रूप से रहने वाले समुद्री जीव हैं। ये है आपका एकिनोडर्मेटा। ठीक है, एकिनोडर्मेटा, इसको याद रखना पड़ेगा। याद रखिएगा, जंतुओं का कौन सा समूह विशेष रूप से मुक्त रूप से रहने वाले समुद्री जीव है, तो ये है एकिनोडर्मेटा। अगला पूछा गया था पौधों का सार्वभौमिक प्राकृतिक ऑक्सीजन है, कौन सा है, तो याद रखना है IAA। अगला पूछा गया था कौन ऊर्ध्वपातन कर सकता है, तो दिए गए ऑप्शन में सही हो जाता अमोनिया क्लोराइड। जो भी ऑप्शन दिए गए होंगे अमोनिया क्लोराइड इसका सही आंसर होगा। कौन ऊर्ध्वपातन कर सकता है, तो ध्यान रखना है कि कोई भी ऐसा ठोस जो बिना तरल अवस्था में आए हुए सीधे गैस बन जाता हो, उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। आप कपूर देख रहे होंगे, बिना तरल अवस्था में सीधे क्या बन जाता है, गैस बन जाता है। वो जैसे कपड़ा वपड़ा रखते हैं, कपड़ा में रखते हैं तो कपड़ा गीला कभी नहीं होता होगा, तो इसे कहते हैं ऊर्ध्वपातन। ठोस से सीधे तरल अवस्था में जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। अमोनिया क्लोराइड इसका एक उदाहरण है। बल की परिभाषा को किस आधार पर व्याख्यायित किया जा सकता है। बल की परिभाषा को किस आधार पर आप व्याख्या कर सकते हैं, तो ये न्यूटन की गति का पहला नियम के आधार पर। न्यूटन के गति का पहला नियम। कमेंट करके बता सकते हैं कि न्यूटन का गति का पहला नियम क्या कहता है। शायद पहला या दूसरा सेट हमने करवाया है। चलिए आगे देखते हैं, अगला सवाल क्या पूछा गया था। कौन सा जानवर अपना लिंग बदल सकता है, तो ये स्नेल। स्नेल अपना लिंग बदल सकता है, ये याद रखना है। ELPCUT1 एग्जाम 21/8/2018 फर्स्ट शिफ्ट का ये क्वेश्चन है। किस प्रकार के प्रजनन में अधिक विविधता उत्पन्न होती है, तो ये लैंगिक प्रजनन में। लैंगिक प्रजनन में देखेंगे कि अधिक विविधता देखने को मिलती है, अलैंगिक प्रजनन में कम विविधता देखने को मिलती है। जैसे कि एग्जाम्पल बताते हैं आपको। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे एक कोई पौधा है, ठीक है, ये कोई पौधा है। इसका हमने क्या किया, इस टहनी को हमने काट करके, हमने एक कलम जिसे कहते हैं कलम करके हमने एक नया पौधा तैयार किया। ये कैसा प्रजनन कहलाएगा, ये अलैंगिक प्रजनन कहलाएगा। और इसमें विविधता कम देखने को मिलेगी, अर्थात इसमें जैसा फल लग रहा होगा वैसे ही फल इस पौधे में भी लगेगा। ठीक है, लेकिन अब देखेंगे लैंगिक प्रजनन में, जैसे कोई माता पिता उनके जो बच्चे होते हैं तो देखेंगे थोड़ा सा उसमें क्या आता है, विभिन्नता आ जाती है। फिर उनके जो बच्चे होते हैं उसमें विभिन्नता देखने को मिलती है। तो ये विभिन्नताएं देखने को मिलती है किसमें, लैंगिक प्रजनन में। लेकिन अलैंगिक प्रजनन में विभिन्नताएं जो होती है वो डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला पूछा गया था पानी के द्वारा ऊपर की तरफ लगाया गया बल क्या कहलाता है, इसे कहते हैं उत्प्लावक बल। ठीक है, पिछला वीडियो मैंने बताया था ना, उत्प्लावक बल किसने दिया था, कमेंट कीजिए जरा सा। उत्प्लावक बल का सिद्धांत किसने दिया था। चलिए आगे है, अगर किसी चालक का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो इसका उसमें मान क्या हो जाएगा, तो ये आधा हो जाएगा। अगर किसी चालक का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो इसका उसमें मान क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, याद रखना है। पौधों का नर प्रजनन अंग कौन सा होता है, तो नर प्रजनन अंग होता है पुंकेसर, जबकि मादा पूछा जाए तो हो जाएगा स्त्री केसर। अत्यधिक प्रतिरोध वाले चालक को क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है प्रतिरोधक। अत्यधिक प्रतिरोध वाले चालक को क्या कहा जाता है, प्रतिरोधक कहा जाता है, प्रतिरोधक। अगला पूछा गया था पार्थेनोकॉर्पी को किसके रूप में परिभाषित किया गया है, ये निषेचन के बिना फलों के विकास। निषेचन के बिना फलों का विकास थी क्या कहलाता है, पार्थेनोकॉर्पी कहा जाता है, ध्यान रखना है। फास्फोरस के एक परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, बताना है। फास्फोरस के एक परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो याद रखना है 5 होते हैं। कहने का अर्थ ये है, ध्यान दीजिएगा, कहने का ये अर्थ है फास्फोरस का परमाणु संख्या होता है 15। कितना होता है, 15 होता है। जब इसे आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो पहला सेल में 2 आएगा, दूसरा सेल में आएगा 8, 8 2 10, बचा कितना और 5। ठीक है, तो आखिरी सेल में से कितना देखने को मिल रहा है, 5। तो यही कह रहा है यहाँ पे फास्फोरस के एक परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये 5 होते हैं। ठीक है, चलिए ये भी याद रखिएगा, लाल फास्फोरस का उपयोग माचिस के उत्पादन में प्रयोग किया जाता है। आगे है ALPCUT1 एग्जाम 21/8/2018 सेकेंड शिफ्ट। पूछा गया था एक सांद्र अम्ल को तनु करने के लिए हमें क्या करना चाहिए।
एक सांद्र अम्ल को तनु करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो सांद्र अम्ल में क्या करना होगा क्या करना होगा? हमें पानी मिलाना होगा, है ना। एक सांद्र अम्ल को तनु करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो सांद्र अम्ल में पानी मिलाना चाहिए। ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। क्या कर रहा है समझिएगा ज़रा सा, सिंपल अपने भाषा में समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे ये क्या है कि इसमें हम क्या बना के रखें? शरबत बना के रखे हैं। ठीक है, मान लेते हैं इसमें शरबत बनाया हुआ है और इसमें देखेंगे कि इतना शरबत बना हुआ है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा है। क्या है ये? गाढ़ा है। अब इसे कम गाढ़ा करना है, पतला करना है, तो अब क्या करेंगे? इसमें पानी मिला देंगे। तो वही चीज़ यहाँ पे कहा जा रहा है कि सांद्र अम्ल में, तो ये जो शरबत गाढ़ा शरबत था ना, वो क्या था हमारे लिए? सांद्र अम्ल की तरह था। इसे तनु करने के लिए यानी पतला करने के लिए हमें क्या मिलाना चाहिए? पानी मिलाना चाहिए। ठीक है, तो वही पूछ रहा था आपसे कि एक सांद्र अम्ल को तनु करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो एक सांद्र अम्ल में पानी मिलाना चाहिए। चलिए अगला पूछा गया था, खालिस्तान वह प्रक्रिया है जिसमें अम्ल और क्षार मिलकर लवण और जल का निर्माण करते हैं। वह प्रक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार मिलकर के लवण और जल का निर्माण करते हैं उसे कहा जाता है उदासीनीकरण। क्या कहा जाता है? उदासीनीकरण की अभिक्रिया कहलाता है, ध्यान रखना है। जैसे एक एग्जाम्पल समझाते हैं, जैसे लेते हैं NaCl। ठीक है, NaCl लेते हैं, तो ये NaCl से पहले हम लोग लेते हैं, मान लेते हैं Na हमारा क्या है? सोडियम है, जो कि धातु है। धातु क्या होता है? क्षारीय गुण का होता है, ये क्षारीय दिखाता है। और एक होता है क्लोरीन Cl, वो क्या दिखाता है? अम्लीय गुण दिखाता है, क्योंकि क्लोरीन क्या है? एक धातु है। ये दोनों का रिएक्शन करवा करके अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या बनेगा? हमारा NaCl बनेगा। तो NaCl क्या है? हमारा नमक है। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा एक लवण हो जाएगा ये, और साथ ही साथ जल भी का निर्माण होता है। तो ये पूछ रहा था यहाँ से कि वह अभिक्रिया या वह प्रक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार मिलकर लवण और जल का निर्माण करते हैं, इसे क्या कहा जाता है? इसे उदासीनीकरण कहा जाता है। अब इसका देखेंगे pH वैल्यू ना तो 7 से कम होगा ना 7 से ज़्यादा होगा। चलिए अगला पूछा गया है, एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर एक वस्तु रखी गई है, इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। ठीक है, ध्यान रखना है। जैसे अगर हम ये कहें, ठीक है, थोड़ा सा ये है आपका अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में इसका इधर क्या रहेगा? पॉलिश किया हुआ है। इसका यहाँ पे ये क्या कहलाएगा? पोल कहलाएगा। ठीक है, इसके आगे देखेंगे तो यहाँ पे मान लेते हैं फोकस होगा, और इसके आगे क्या होगा? सी होगा, वक्रता केंद्र होगा। तो ध्यान रखना है कि अगर यहाँ पे होगा, वस्तु यहाँ पर रखा है, तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा यहीं पे बनेगा, इसी केंद्र पर ही बनेगा, इसे बोलते हैं वक्रता केंद्र। ठीक है, सिंपल से याद रखना है कि अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर एक वस्तु रखी गई है, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। चलिए आगे पूछा गया था, रक्त में पाया जाने वाला खालिस्तान शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है, तो ये प्लाज्मा होता है। ध्यान रखना है, ध्यान रखना है। रक्त का दो भाग होते हैं, एक तो प्लाज्मा होता है और दूसरा होता है रक्त कणिकाएं। क्या होती हैं? रक्त कणिकाएं। कणिकाएं। प्लाज्मा का जो हिस्सा है वो 55% है, रक्त कणिकाएं 45% है। अब रक्त कणिकाएं भी देखेंगे कि इसमें होता है एक RBC, एक होता है आपका WBC और एक होता है आपका प्लेलेट्स। ठीक है, RBC, WBC और प्लेलेट्स होते हैं। तो ये ध्यान रखना है यहाँ पे। और इसमें भी देखेंगे सबसे ज़्यादा मात्रा किसका होता है? RBC का होता है, जो कि हीमोग्लोबिन की वजह से ये लाल होता है आयसन में। तो ये ध्यान रखना है यहाँ पे, रक्त में पाए जाने वाला प्लाज्मा शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है। और ये भी याद रखना है कि रक्त कणिकाएं जो होती हैं ये प्लाज्मा में घुली होती हैं। प्लाज्मा एक तरल पदार्थ होता है जिसमें देखेंगे कि रक्त कणिकाएं क्या होती हैं? घुली होती हैं। चलिए अगला पूछा गया था, बिजली में प्रतीक R का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो ये प्रतिरोध के लिए किया जाता है, रजिस्टेंस जिसे कहते हैं। कौन सा उभयलिंगी फूल है? बताना है कौन सा उभयलिंगी फूल है? तो ये सरसों है। दिएगा ऑप्शन में सरसों ऑप्शन सही होगा। जो भी ऑप्शन रहे होंगे उसमें वो सरसों देखेंगे कि उभयलिंगी फूल है, सरसों। ध्यान रखिएगा, उभयलिंगी का अर्थ होता है जब एक ही पौधा में नर, ठीक है, नर और नारी, या फिर कह सकते हैं जो लैंगिक होते हैं ना, कह सकते हैं एक लिंगी, या फिर इसको दूसरी भाषा में समझाएं तो यहाँ पे दूसरी भाषा में समझाएं तो जब नर तथा मादा लैंगिक जो अंग होते हैं एक ही जीव में पाए जाते हों। जब नर तथा मादा लैंगिक अंग एक ही जीव में पाए जाते हैं उसे उभयलिंगी कहते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे सरसों क्या है? एक उभयलिंगी फूल है। इसमें आपको नर और मादा दोनों लैंगिक जनन देखने को आपको मिलेगा। ठीक है,
और ये भी याद रख सकते हैं कि जो उभयलिंगी होते हैं उसमें होता है स्वपरागन, और एक लिंगी हो जो होते हैं उसमें होता है परपरागन। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल पूछा गया था, उस अंग को नाम दें जहाँ भ्रूण विकसित होता है। तो ये गर्भाशय में होता है। आसान सा सवाल था। पानी के एक मोल में कितने अणु होते हैं? तो ये 6.02 इंटू 10⁻23 होता है, याद रखना है। एक मोल कितना हो जाएगा? H2O, ये हो गया आपका एक मोल। एक मोल H2O के एक मोल, इतना में देखेंगे, इतना में कितने अणु होंगे? तो इतना मौजूद होंगे 6.02 इंटू 10⁻23, इतने जो अणु होंगे इसमें मौजूद होंगे, किसमें? हाइड्रोजन के ये पानी के एक मोल में। अगर आपसे पूछा जाए कि 2 मोल में कितने होंगे हाइड्रोजन के, ये पूरा जल के 2 मोल में कितने होंगे? तो ध्यान रखना है इसमें कितने अणु होंगे। तो इसमें देखेंगे, इसमें क्या करेंगे, सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 बोलता तो 3 से करते। अगर पूछता पानी के आधे मोल में, पानी के आधे मोल में कितने अणु होंगे, तो क्या करेंगे, इसको सिर्फ 2 से डिवाइड कर देंगे, जैसा भी सवाल पूछा जाता। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या पूछा गया था। निम्न में से कौन सा जानवरों में पाए जाने वाला हार्मोन नहीं है? तो ये ऑक्सिन। ऑक्सिन देखेंगे किस में पाया जाता है? ये प्लांट पौधा में पाया जाता है। ठीक है, कोशिका विभाजन में शायद ये मदद करता है। चलिए आगे है। हाँ ठीक है, ऑक्सीजन जो है ना, ये ऑक्सीजन जो है ना, ये कोशिका विभाजन में मदद करता है। ये प्लांट में पाया जाता है, ये भी याद रखना है। ऑक्सीजन में कार्बन को जलाने पर, ऑक्सीजन में कार्बन को जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होते हैं। समय फिर से सुनिएगा। ऑक्सीजन में कार्बन को जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होते समय कौन सी अभिक्रिया घटित होती हैं? ये दहन अभिक्रिया कहलाती है। आसान सा क्वेश्चन था। एक वस्तु पर बल लगाने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य होगा यदि उसका विस्थापन शून्य हो। एक वस्तु पर बल लगाने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य होगा यदि उसका विस्थापन क्या होना चाहिए? होगा शून्य होगा। अगर आप किसी चीज़ को धक्का लगा रहे हैं और जहाँ से है वहीं रह गया, तस से मस नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि आप चाहे दिन भर आप उस पर ताकत लगा रहे, काबू लगा रहे, बहुत सारी एनर्जी आप लॉस कर चुके हैं, लेकिन उसका जो कार्य कम माना जाएगा वो शून्य ही माना जाएगा, क्योंकि आपका विस्थापन क्या है? शून्य है। ठीक है, जैसे हम जानते हैं फोर्स, देखिएगा ध्यान से, फोर्स बराबर क्या होता है? थोड़ा सा रुकिएगा, यहाँ पे पूछा गया है आपसे वर्क के बारे में, है ना। तो ये वर्क के लिए हम क्या करेंगे? वर्क का सूत्र लगा लेंगे। तो वर्क का सूत्र होता है, या फिर कार्य का सूत्र होता है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, बल। ठीक है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए अब यहाँ पे क्या बोल रहा है? एक वस्तु पर बल लगाने के बावजूद, हम यहाँ पे बल लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या बोल रहा है यहाँ पे? क्या होना चाहिए? जो ये वर्क 0 हो जाए। तो ये फोर्स तो हम लगा ही रहे हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ तो फोर्स लगा रहे होंगे, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाए कि ये इधर 0 हो जाए। तो यहाँ पे कुछ तो मान होगा ना, यहाँ पे तो कुछ तो मान होगा। जैसे मान लेते हैं कि हम बल लगा रहे हैं, यहाँ पे 10 न्यूटन का बल लगा रहे हैं। अब यहाँ पे वर्क हमारा कह रहा है 0 कब होगा? जब डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। तो ना 10 का गुना 0 से करेंगे तो 0 होना चाहिए। अगर कुछ भी डिस्प्लेसमेंट हो गया तो मान लेते हैं कि 1 का डिस्प्लेसमेंट कर लिया, 1 किलोमीटर या फिर 1 मीटर, तो फिर ये वर्क 0 कैसे हो सकता है? कभी नहीं 0 होगा ना। तो यहाँ पर पूछा गया है कि वस्तु पर बल लगाने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य होगा। शून्य कब होगा यहाँ पे? जब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाए? 0 हो जाए। ठीक है, तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, वर्क इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। चलिए आगे देखते हैं। जंतुओं का सबसे बड़ा समूह कौन सा है? तो ये आर्थ्रोपोडा का है। जंतुओं का ये सबसे बड़ा समूह होता है, इसमें सबसे ज़्यादा देखेंगे कि जो जीव होते हैं शामिल किए गए हैं। अगला है, लगातार या एकाधिक खालिस्तान के कारण प्रतिध्वनियों को एक से अधिक बार सुना जा सकता है, ये परावर्तन की वजह से। लगातार या एकाधिक परावर्तन के कारण प्रतिध्वनियों को एक से अधिक बार सुना जा सकता है। ठीक है, उसी को गूंज कहते हैं, रिजोनेंस कहते हैं। मैग्नीशियम रिबन को जलाने से सफ़ेद राख उत्पन्न होती है। क्लास 8 का किताब से लिया गया क्वेश्चन है ये, जिसे खालिस्तान बनाने के लिए पानी में घोला जाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ध्यान रखना है, मैग्नीशियम रिबन को जलाने से सफ़ेद राख उत्पन्न होती है, जिसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए पानी में घोला जाता है। किसने यह खोजा कि यह हर 8वें तत्व के गुण पहले के समान है? न्यूलैंड्स। क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है, सेट नंबर 1 या 2 हमने करवाया है। ALP CBT 1 एग्जाम 29/8/2018 फर्स्ट शिफ्ट पूछा गया सवाल है। अधातुओं में आमतौर पर सबसे बाहरी सतह में खालिस्तान इलेक्ट्रॉन होते हैं।
अधातुओं में आमतौर पर सबसे बाहरी सतह में खालिस्तानी इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ध्यान रखना है 5, 6, 7 या 8 होते हैं। 8 होंगे तो नोबेल गैस कहलाएंगे, अक्रिय गैस कहलाएंगे। ठीक है। धातुओं में अगर धातु पूछा जाता तो धातु में देखेंगे 1, 2, 3। ठीक है, 1, 2, 3 पाए जाते हैं। धातुओं में आमतौर पर सबसे बाहरी सतह में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 3 होगा। आगे है, परमाणु की त्रिज्या का प्रयोग किससे मापने के लिए किया जाता है? परमाणु की त्रिज्या का प्रयोग किससे मापने के लिए किया जाता है? तो ये परमाणु आकार, उसका आकार कितना है, इसका प्रयोग कह सकते हैं कि परमाणु का आकार मापने के लिए किया जाता है परमाणु का त्रिज्या। आगे शक्ति का सूत्र क्या है? तो ये है वर्क बाई टाइम। ठीक है, ध्यान रखिएगा, शक्ति पावर इक्वल टू होता है वर्क बाई टाइम, और वर्क बराबर क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स इक्वल टू क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है? v2 माइनस v1 बाई टी। v इक्वल टू क्या होता है? तो डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। तो ये सारे देखेंगे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। ठीक है, सभी देखेंगे यहाँ पे एक दूसरे से क्या है? कनेक्टेड है। एक अगर ये फार्मूला याद रखनी है, ठीक है, अगर ये याद रखते हैं ये कहाँ से आया, तो ये सारा चीज़ यहाँ पीछे जाएंगे तो पहुँच जाएंगे यहाँ पे वेलोसिटी के पास, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। और डिस्प्लेसमेंट फिर क्या होता है ये भी बता दिए थे कि प्रारंभिक स्थान से अंतिम स्थान तक की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, शॉर्टेस्ट जो डिस्टेंस होगा, या फिर कह सकते हैं न्यूनतम दूरी जो होती है उसे डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है, विस्थापन कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किन अस्थायी ऊतकों में कोशिकाएं मृत होती हैं? बताना है किस अस्थायी ऊतक में कोशिकाएं क्या होती हैं? मृत होती हैं। ध्यान रखना है, उल्टा पूछ लिया जाता है कभी कभी कि निम्नलिखित में से कौन सा अस्थायी ऊतक का उदाहरण है? अस्थायी ऊतक का उदाहरण है तो ये अस्क्लेरन काइमा। ठीक है, अस्क्लेरन काइमा होना चाहिए था, वैसे अस्क्लेरन काइमा होना चाहिए था। निम्नलिखित में से किन अस्थायी ऊतकों में कोशिकाएं मृत होती हैं? तो ये ध्यान रखना है। वृषण है खालिस्तान में उदर गुहा के बाहर स्थित होता है। ये अंडकोश की थैली जो होती है देखेंगे, जो वृषण में देखेंगे ये उदर गुहा के बाहर स्थित होते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना क्वेश्चन क्या पूछा है? वृषण जो होता है ना, ये अंडकोश की थैली में उदर गुहा के बाहर स्थित होता है, याद रखना है। वनस्पति भागों या बीज के बजाय कोशिकाओं के माध्यम से नए पौधे को उगाना क्या कहलाता है? ये टिश्यू कल्चर कहलाता है, याद रखनी है। तार की लंबाई दुगनी करने पर एमीटर की रीडिंग किस प्रकार प्रभावित होता है या होती है? तार की लंबाई हम दुगना कर दे रहे हैं तो एमीटर की रीडिंग पर क्या ये प्रभाव पड़ेगा? तो ये आधी रह जाती हैं। हम दुगना करेंगे तो अगर हम तार की लंबाई को दुगना कर दें तो इसमें जो रीडिंग दिखाएगा मीटर वो आधा दिखाएगा। स्थिति या फिर आकृति में हुए परिवर्तन के कारण एक वस्तु में निहित ऊर्जा को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इसके अलावे और भी कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं 2018 का सेशन का जो एग्ज़ाम हुआ था, तो जो भी क्वेश्चन बचे हैं अब हम लोग उसे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।